नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का भावना एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब हमारा जो लेक्चर होगा यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपका जो बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पर शेड्यूल्स, संविधान के अंदर जो अनुसूचियाँ दी गई हैं उसको हम पढ़ेंगे, और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बना कैसे, और संविधान के अंदर कुछ स्पेशल की पॉइंट्स उसको हम यहाँ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं दीपक कुमार हूँ, ठीक है, तो मैं ही आपके लेक्चर्स ये कंप्लीट कराऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए क्लास में। और हम शुरू करते हैं। तो अभी हमारी क्या है, शेड्यूल्स यानी अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियों में बात करें तो हमारी टोटल शेड्यूल जो है कितनी है, 12। कितनी शेड्यूल्स है हमारी, 12 शेड्यूल्स हैं। स्टार्टिंग में 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अप्लाई किया था, अपना लागू किया था, तो उस समय 8 शेड्यूल हुआ करती थी। पर समय के साथ शेड्यूल बढ़ी, अमेंडमेंट हुआ संविधान के अंदर, और आज भी की डेट में शेड्यूल कितनी हो गई है, 12। 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है आपका, इट्स कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट्स के नेम, ठीक है, द नेम ऑफ स्टेट्स आपका आ जाएगा यहाँ पर, द नेम ऑफ स्टेट्स आ जाएगा, ठीक है, द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट्स एंड ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी राज्यों के नाम और उसके राज्य क्षेत्र। शेड्यूल 1 इस चीज को बताता है। शेड्यूल सेकंड क्या बताता है आपका, शेड्यूल सेकंड बताता है आपका द प्रोविजन ऑफ रिलेशन अलाउंसिंग एंड प्रिविलेजेस, ठीक है, अलाउंस प्रिविलेजेस, अलाउंस यानी पैसे से रिलेटेड है, प्रिविलेजेस विशेष अधिकारों से रिलेटेड है, ठीक है। तो किस किस को प्रिविलेज या किस किस को अलाउंस या विशेष अधिकार मिले हुए हैं शेड्यूल सेकंड में, तो हम बात कर रहे थे किस किस को मिला हुआ है भाई। तो यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, इनको मिला हुआ है स्पेशल राइट। गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट यानी गवर्नर ऑफ स्टेट जो है आपके राज्यों के राज्यपाल, उनको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। शेड्यूल सेकंड में आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडियन स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, सीएजी, ठीक है, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक। ये वो पर्सन है, ये वो लोग हैं जो शेड्यूल सेकंड का हिस्सा है। और शेड्यूल सेकंड रिलेटेड है आपका जो सैलरी अलाउंसेस वगैरह जो होते हैं उन चीज से। तो इन लोगों को पैसे दिए जाते हैं, अलाउंस दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है, हमने तो ये इतना पढ़ लिया कि शेड्यूल सेकंड में ये लोग आते हैं, पर क्वेश्चन ये है कि शेड्यूल सेकंड में जो ये लोग आ रहे हैं, इनको जो ये पैसा मिल रहा है, ये पैसा मिलता कहां से। तो आपका ना CFI क्या है आपका, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया को हम क्या कहेंगे, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया को हम बोलेंगे भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि, जो आप भारत का राजकोष है, इससे जो पैसा दिया जाता है, इससे जो पैसा मिलता है, वो सारा पैसा सैलरीज के रूप में किनको मिलता है, इनको। और इसमें पैसा आता कहां से, तो जो टैक्स का पैसा होता है ना भारत के अंदर, हम लोग आप लोग जो टैक्स पे करते हैं, वो सारा टैक्स का पैसा यहां से आता है, ठीक है भाई। इसके बाद में आपका जो शेड्यूल थर्ड है, शेड्यूल थर्ड के अंदर जो आपको दिया गया है, इसके अंदर शेड्यूल थर्ड के अंदर क्या क्या दिया गया है भाई, शेड्यूल थर्ड के अंदर आपको मिला हुआ है इसमें, शेड्यूल थर्ड के अंदर देख लेते हैं हम, ठीक है, शेड्यूल थर्ड के अंदर क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। तो जो अनुसूची 3 है आपकी, अनुसूची 3 के अंदर ठीक, अनुसूची 3 के अंदर क्या है आपका, ओथ, ओथ यानी शपथ। अनुसूची 3 में क्या है आपकी, ओथ, ओथ यानी शपथ। तो शपथ किस किस को मिलेगी, कौन लेगा शपथ, और क्वेश्चन ये है कि कौन दिलाएगा शपथ। तो ओथ शेड्यूल थर्ड के अंदर जो ओथ वाला सीन आपके सामने आएगा, तो ओथ में आएगा आपका प्रेसिडेंट,
प्रेसिडेंट जो है भारत के जो राष्ट्रपति हैं, शेड्यूल 3 में जितने भी नाम मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ, इन सभी को शपथ दिलाने का जो पावर है, जो राइट है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। किस किस को शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति? यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इलेक्शन जो कैंडिडेट होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, सीएजी, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स को, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको, और जो लेजिस्लेचर जो मेंबर होते हैं उनको, ठीक है, ये और आपके जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको, इन सभी को ओथ दिलाने का काम, शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो ये शपथ से रिलेटेड जो आपका शेड्यूल है, ये कौन से शेड्यूल है? शेड्यूल 3। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 के अंदर क्या दिया हुआ है? शेड्यूल 4 के अंदर दिया गया है आपका आपकी जो राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर सीटों का बंटवारा, ठीक है, सीट्स को डिवाइड किया गया है, सीट एलोकेशन है राज्यसभा में राज्यों के अंदर, अलग अलग राज्यों में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें राज्यसभा के अंदर ना सीटों को बांटा गया है, जैसे कि जो उत्तर प्रदेश है, यूपी है, यूपी के अंदर राज्यसभा की सीट कितनी है? 31। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर राज्यसभा की सीट कितनी है? तो दिल्ली के अंदर राज्यसभा की सीट है 3, ठीक है। तो ऐसे ना सीट्स को डिवाइड किया गया अलग अलग स्टेट में रेशो के हिसाब से। तो ऐसे में अलग अलग राज्यों में राज्यसभा के अंदर सीटों का बंटवारा किस शेड्यूल में, किस अनुसूची में है? तो आप बताएंगे शेड्यूल 4 का हिस्सा है, ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में क्या बताया गया है? 5th शेड्यूल में बताया गया है आपका शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन किस तरीके से होगा और उसको कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा। तो भारत के अंदर 28 स्टेट हैं आज की डेट में, ठीक है। कितने स्टेट हैं भारत के अंदर? 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो इनके अंदर कहीं भी अगर ट्राइब रहती है तो उस ट्राइबल एरिया को किस तरीके से कंट्रोल करा जाएगा, ये बातें किस में लिखी गई हैं? शेड्यूल 5 के अंदर। बट इसमें कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि शेड्यूल 5 का हिस्सा नहीं है। शेड्यूल 5 का हिस्सा कौन नहीं है? ATMM, ठीक है। ATMM जो है आपका, ये शेड्यूल 5 का हिस्सा नहीं है। ATMM यानी असम, त्रिपुरा, आपका मेघालय और मिजोरम, ये किसका हिस्सा है आपका? ये शेड्यूल 6 का हिस्सा है आपका। किसका हिस्सा है भाई? ये शेड्यूल 6 का हिस्सा हो जाते हैं। तो देख लीजिए शेड्यूल 6 में क्या क्या आएगा आपका? असम आएगा, मेघालय आएगा, त्रिपुरा आएगा और मिजोरम आएगा। अब ये शेड्यूल 6 में क्यों है? ट्राइब इनके अंदर है, शेड्यूल 5 में क्यों नहीं है? क्योंकि ये है ऑटोनोमस स्टेट। ऑटोनोमस यानी स्वशासी राज्य। ऑटोनोमस स्टेट यानी स्वशासी राज्य, ये ऐसे राज्य होते हैं जो अपने ट्राइबल एरिया से रिलेटेड लॉ जो है वो खुद से बनाते हैं। इनकी खुद की काउंसिल होती है, इनके खुद के फैसले होते हैं और वो काउंसिल एक मिनी पार्लियामेंट यानी छोटी सी संसद के रूप में काम करती है, ठीक है। शेड्यूल 7 का हिस्सा है क्या? शेड्यूल 7 में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में यहाँ चर्चा करी गई है। राज्य सूची क्या है, संघ सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है। शेड्यूल 8 के अंदर क्या है आपकी? 22 भाषाओं के बारे में बात करी गई है। 22 भाषाएं जो संविधान के अंदर बताई गई हैं, 8, ठीक है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस शेड्यूल 8 के अंदर। शेड्यूल 9 में क्या है आपका? लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार। तो भारत में भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म जो लॉ है कब ऐड किए गए? तो लैंड रिफॉर्म को लेकर जो ये अनुसूची है, ये हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, इसको संविधान में बाद में ऐड किया गया। तो कब ऐड किया गया इसको? तो इसको ऐड किया गया आपका फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। 1951 में आपका अमेंडमेंट होता है। उस अमेंडमेंट के दौरान इस शेड्यूल को संविधान का हिस्सा बना लिया जाता है, ठीक है भाई, याद रखिएगा। इस संविधान में 9 शेड्यूल को 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू इसका हिस्सा बनाया गया, भूमि सुधार कानून। क्वेश्चन में कई बार आता है कि भूमि सुधार को लेकर आजादी के बाद में कौन सा आंदोलन चला था? तो आप याद रखिएगा भूमि सुधार को लेकर, ठीक है, विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया था आपका भूमि सुधार को लेकर, ठीक है, भूदान आंदोलन। क्या नाम था उसका? भूदान आंदोलन, ठीक है। भूदान आंदोलन जो है लैंड रिफॉर्म को लेकर चलाया गया था, भूमि सुधार को लेकर के, भूमि दान करें आप, ठीक है,
तो चलाया किसने था? विनोबा भावे, याद रखिएगा। शेड्यूल 10 जो है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था, इसको भी संविधान में बाद में ऐड किया गया। तो शेड्यूल 10 किस चीज से रिलेटेड है आपका? शेड्यूल 10 रिलेटेड है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ किसको बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम दल बदल, दल बदल, दल बदल कानून है आपका। जब एक एमपी या कोई भी एक इलेक्टेड मेंबर अपनी पार्टी के टिकट से इलेक्ट होकर जब पार्लियामेंट या असेंबली में पहुंचता है और उसके बाद किसी लालच में आकर अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी का जाकर सदस्य बन जाता है, किसी भी लालच में, ऐसे में भारत की डेमोक्रेसी कमजोर होती है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मेजोरिटी में वही इंसान बैठा था और उसके जाते मेजोरिटी नहीं बची सरकार के पास में, तो सरकार गिर जाएगी। तो लालच में लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते थे सरकार बनाने के लिए। तो ऐसे में सरकार ने यह हल निकाला कि किस तरीके से हम इस दल बदल को रोक सकें। तो सरकार कानून लेके आ गई। कानून क्या था? एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 52nd अमेंडमेंट 1985 में ऐड किया जाता है और इसको 10th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाता है संविधान की, और बता दिया जाता है कि अब से अगर कोई भी एमपी या एमएलए अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में ऐड होता है जाके, तो उसको एक तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में 11 शेड्यूल किस चीज के बारे में बताती है? 11 शेड्यूल बताती है आपकी पंचायत के बारे में। ठीक है। 11 शेड्यूल किस चीज के बारे में बताती है? पंचायत के बारे में। पंचायत क्या है, क्यों है, किस लिए है? तो शुरुआत में जब हमारा संविधान बना तो उस समय पंचायत जो थी ना संविधान का हिस्सा नहीं हुआ करती थी, पर कुछ समय के बाद में पंचायतों को भी संविधान का हिस्सा बना लिया गया। तब ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि जो पंचायत हैं, पंचायतों को संविधान का हिस्सा कब बनाया गया? तो संविधान में अमेंडमेंट हुआ 73 अमेंडमेंट कब हुआ भाई आपका? 73 अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन। 73 अमेंडमेंट हुआ आपका 1992 के अंदर, और 1992 में पंचायतों को संविधान का हिस्सा बना लिया गया, उसको पावर दे दी गई। ठीक है। उसको टैक्स की पावर दे दी गई, राजस्व कलेक्शन की पावर दे दी गई, कानून बनाने की पावर दे दी गई, इलेक्शन हो सकते थे। अब इलेक्शन के थ्रू जो पंचायत के मेंबर है उनको चुना जा सकता था। कुछ बहुत सारी पावर इसको मिली। इसके बाद में 12 आपकी शेड्यूल जो है ये रिलेटेड है आपकी म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका, नगर पंचायत है ना, नगर निगम, इससे रिलेटेड है। तो ये कब जोड़ा गया? ये 74 अमेंडमेंट 1992 में ऐड किया गया। तो ये हमारी 12 की 12 शेड्यूल, और 12 के 12 शेड्यूल में क्या क्या बताया गया है वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने। और आप याद रखिएगा हर शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। एग्जाम में कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो एग्जाम में याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन आगे ओथ से रिलेटेड कौन सी शेड्यूल है जिसमें राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ओथ से रिलेटेड तो भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है ना, आप ऐसे बोल देंगे और आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आपका हिंदी में हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बना कैसे? संविधान बना कैसे, क्यों हमें जरूरत पड़ी संविधान की? तो बैकग्राउंड हम देख चुके हैं। संविधान बनाने में क्या क्या चीजें ऐड हुई, कैसे विचार आया, कैसे हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप काम करा, और फाइनली हमारा संविधान बन गया। तो संविधान बनाने का सबसे पहला विचार 1934 में एमएन रॉय के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? 1934 में एमएन रॉय के द्वारा। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म ऑन नवंबर 6, 1946। ठीक है। 1946 के अंदर हमारी संविधान सभा का निर्माण कराया जाता है। संविधान सभा का निर्माण हमारा 1946 में होता है। ठीक है। पर ये जो संविधान सभा का निर्माण होता है ये किसके थ्रू होता है? तो संविधान सभा का निर्माण हमारा एक मिशन आता है जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। ठीक है। क्या आता है आपका? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। और कैबिनेट मिशन आता कब है भैया? आपका कैबिनेट मिशन आता है 1946 के अंदर। कब आता है? 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आता है, और उस मिशन की सिफारिश पर भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का निर्माण करा जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद में बात करें हम आपका, जब संविधान सभा हमारी बन के तैयार हो जाती है तो अब प्रश्न ये था कि मेंबर कहाँ से आए, मेंबर कहाँ से आए और कहाँ कहाँ से हम चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ऐसे में संविधान में स्टार्टिंग में 389
389 मेंबर्स को ऐड किया गया। संविधान सभा में शुरुआत में कितने मेंबर थे? 389, और 389 मेंबर भी जो है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइड किए गए थे, अलग अलग हिस्से से आए थे, ठीक है। तो 292 मेंबर ये ब्रिटिश जो आपकी कॉलोनीज थी, ठीक है, वहां से आए थे। 4 मेंबर आपके आए थे ब्रिटिश जो आप कमिश्नरेट एरिया थे वहां से आए थे, और 93 मेंबर जो थे ये आपके जो प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासतें थी वहां से आए थे। इन सभी का रेशो जो बनता है आपका, ये रेशो क्या बनता है आपका? 389 का रेशो बनता है, जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ लिखा हुआ है मैंने। ये 292 प्लस 4 इज इक्वल टू 296 हो जाता है, ठीक है। तो ये 296 हो गया, 93 हो गया। तो इस तरीके से चीजें डिवाइड करी गई, और फिर भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का निर्माण हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा किस तरीके से काम कर रही थी। तो संविधान सभा कैसे काम कर रही थी भाई? संविधान सभा सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं थी। सबसे पहला काम तो यही है, एग्जाम में कई बार आता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है क्या संविधान सभा लोगों के द्वारा निर्वाचित थी या वो निर्वाचित नहीं मनोनीत थी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, संविधान सभा पूरी की पूरी नॉमिनेटेड बॉडी थी। इस बॉडी का इलेक्शन नहीं हुआ था उस समय तक, ठीक है। तो संविधान सभा क्या थी? आप सीधा कह सकते हैं एक निर्वाचित बॉडी नहीं थी, एक नॉमिनेटेड बॉडी थी। दूसरा, संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब करी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई दोस्तों? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई दिसंबर 9, 1946, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला टेम्पररी मेंबर यानी अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो क्या बताएंगे आप? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखेंगे। और इसके बाद में परमानेंट चेयरपर्सन कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परमानेंट चेयरपर्सन कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 13 दिसंबर 1946। ये वो दिन है जब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया था। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाकर संविधान की प्रस्तावना बनाने में मदद करेगा, ठीक है। तो पहली बैठक कब हुई संविधान की? 9 दिसंबर 1946। उसके बाद में 13 दिसंबर को क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया कि किस तरीके से काम करा जाएगा। टीम बनाई गई, अलग अलग हिस्से दिए गए, सबको चेयरमैन बनाया गया, अलग अलग कमेटीज बनाई गई, ठीक है। और आखिरी बैठक कब हुई संविधान की? तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 की, और आखिरी बैठक कब हुई आपकी? तो आखिरी बैठक बताएंगे सर, आखिरी लास्ट मीटिंग संविधान की हुई थी आपकी सभा की 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। लास्ट बैठक कब हुई थी? नवंबर 26, 1949 को। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका? 3 जून 1947 को देश विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। तो होता क्या है, जब संविधान सभा बन जाती है तो ब्रिटिशर्स भारत को आज़ाद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब ऐसे में डेट फिक्स कर दी गई, हम भाई 15 अगस्त को ना भारत को आज़ाद कर देंगे। तो ऐसे में जब भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मुस्लिम मेंबर थे वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को छोड़ के जाना चाहेंगे। भाई वो भी तो छोड़ेंगे ना असेंबली को कि हम अलग से पाकिस्तान बना रहे हैं तो हम पाकिस्तान का संविधान बनाएंगे जाके, भारतीय संविधान में क्यों हम हिस्सा लें। तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा है वो कब स्टार्ट हुआ? तो 3 जून 1947 को स्टार्ट हो गया माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है। विधानसभा भी एक विधायी निकाय बन गई। तो विधानसभा नहीं है आपका, क्या हो जाता है आपका क्वेश्चन आता है आपका जो संविधान सभा थी, ठीक है, क्या है आपका? संविधान सभा आजादी से पहले, क्योंकि सरकार तो बनी नहीं थी, समझ रहे हैं। आजादी के बाद भी जब तक इलेक्शन नहीं हुए, भारत में सबसे पहले इलेक्शन कब हुए? भारत में सबसे पहले इलेक्शन हुए 1951-52 के अंदर। अगर 51-52 में इलेक्शन हुए तो ऐसे में देश चला कौन रहा था? तो आंसर आएगा संविधान सभा। संविधान सभा जब संविधान बनाती थी तब तो वो संविधान सभा होती थी, पर जब देश के लिए कानून बनाना होता था उसको, तो वो क्या बन जाती थी? एक विधायी निकाय बन जाती थी, ठीक है। एक पार्लियामेंट यानी एक संसद के रूप में काम करती थी, याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है?
जब भी विधानसभा घटक निकाय के रूप में मिलती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, ठीक है। यानी जब भी विधानसभा एक घटक के रूप में, फॉर एग्जांपल जैसे कि विधानसभा जब भी पार्लियामेंट के रूप में काम करती थी तब उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन करते थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, ठीक है। जब विधानसभा को, इसको कट कर देना यहां से। पॉइंट 3 क्या बोलता है? पॉइंट 3 बोलता है कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में जब संविधान सभा संविधान बनाती थी, तो जब संविधान सभा बनाती थी, संविधान मीटिंग होती थी संविधान सभा की, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर जब वही संविधान सभा लोकसभा के रूप में या पार्लियामेंट या संसद के रूप में काम करती थी, तब उसके अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मावलंकर, ठीक है। कहां लिख रहा है? ये लिख रहा, जीवी मावलंकर। एग्जाम में कई बार आता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संविधान को एक तरीके से अपनाया कब? या संविधान में जैसे राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, नेशनल फ्लैग, इसको कब अपनाया? कुछ ऐसी कंडीशन है हमारी, जैसे कि 22 जुलाई 1947, ये वो डेट है जब हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा यानी नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था, अपना लिया था। तो तिरंगे को हमने कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगान हमारा, ठीक है, जनगण मन। इसके बाद में 24 जनवरी 1950 को ही हमने राष्ट्रीय गीत को भी अडॉप्ट कर लिया था। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब चुने गए? 24 जनवरी 1950 में। इसके बाद में बात करें हमारा संविधान जो बना, तो संविधान को बनने में कितना समय लगा? संविधान बन के तैयार हुआ हमारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। और ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है आपको देखने में अगर लगे तो। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, ऑस्ट्रेलिया का संविधान ने हमारे देश के संविधान से भी ज्यादा समय लिया है बनने में, 9 साल का समय लगा है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का। कितने साल लगे? 9 साल लगे। हाँ, वो स्ट्रक्चर कुछ अलग है पर समय तो 9 साल लगा। उसके बाद में सेकंड पोजीशन किसकी है? इंडिया की, टाइम कंज्यूमिंग 2 साल 11 महीने 18 दिन। और थर्ड पोजीशन पर कौन है कि सबसे ज्यादा इंडिया के बाद में किस देश ने अपने संविधान बनाने में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम किया? कनाडा, 2 साल 6 महीने। और सबसे कम समय में किस देश का संविधान बना? तो आप बताएंगे अमेरिका। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 4 महीने में बन के रेडी हो गया था, ठीक है भाई। तो ऐसे में 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बना। हमारे संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान का विश्लेषण किया इन 2 साल 11 महीने 18 दिनों में, और जो जो अच्छी बातें थी वहां से अडॉप्ट कर ली हम लोगों ने। और इसके बाद संविधान का जो मसौदा तैयार हुआ हमारा, तो संविधान के मसौदा तैयार होने में कितने दिन लगे? तो संविधान का मसौदा तैयार होने में हमारे दिन लगे 114 दिन। और वहीं हम बात करें संविधान सभा की जो मीटिंग्स हुई थी, तो संविधान सभा की टोटल मीटिंग कितनी हुई? 2 साल 11 महीने 18 दिन में। तो संविधान सभा की जो टोटल मीटिंग्स हुई हमारी, वो भाई कितनी हुई? आप याद रखिएगा 11। कितनी मीटिंग हुई? 11 मीटिंग हुई। संविधान सभा की टोटल मीटिंग कितनी हुई? तो 11 मीटिंग हुई आपकी टोटल मीटिंग, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है इस चीज को। टोटल मीटिंग कितनी हुई? 11। और संविधान बनाने में खर्च कितना आया? संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया। 63,96,000 के आसपास आता है, तो अप्रोक्सीमेट हम 64 लाख मान लेते हैं। तो संविधान बनाने में कितना खर्चा आया? संविधान बनाने में आया 64 लाख रुपए का खर्च। आपको क्लास कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर क्लास को अच्छे लग रहा है आपको। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन एडवांस में मिल जाएगा। अब बात करें संविधान सभा जब बन रहा था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब लाया गया था, कुछ कमेटीज बनाई गई थी। तो कमेटीज
फेमस कमेटी और उन फेमस कमेटी के चेयरपर्सन यानी उनके अध्यक्ष। तो कुछ मेजर कमेटी है यहाँ पर, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी यानी संघ शक्ति समिति। तो यूनियन पावर कमेटी के हेड कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भी आपका प्रोविंस की बात होगी, राज्यों की बात होगी, तो आंसर क्या आएगा? सरदार पटेल। ठीक है, क्या आएगा? सरदार पटेल। भारत के पहले होम मिनिस्टर, भारत के पहले गृह मंत्री, सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, प्रारूप समिति के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाई यही तो प्रोसीजर को चलाते थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब मीटिंग होती थी, तो उसका अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी यानी संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। के संचालन करना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का संचालन करना, तो नियम बनाना, सारा काम किसका होता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो ये प्रमुख समितियां हैं और ये उनके जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष है, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या बोलते हैं? संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी है। और 29 अगस्त 1947 को इस कमेटी को स्टैब्लिश किया जाता है। इस कमेटी के कुछ मेंबर हैं। तो मेंबर में जैसे सबसे पहले आते हैं चेयरमैन। चेयरमैन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद आते हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। फिर आते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर आते हैं डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है, फिर क्या आते हैं आपके? डॉक्टर के एम मुंशी आते हैं। फिर आते हैं आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला। फिर कौन आते हैं आपके? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। फिर आते हैं आपके एन माधव राव। कौन आते हैं आपके? एन माधव राव। और फिर लास्ट आते हैं टीटी कृष्णामाचारी। तो याद रखिएगा, जो एन माधव राव हैं, इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? बीएल मित्तर को। बीएल मित्तर ने रिजाइन कर दिया था कमेटी से। और जो टीटी कृष्णामाचारी है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? डीपी खेतान। डीपी खेतान की ना डेथ हो गई थी, तो उनकी डीपी खेतान के डेथ के बदले कौन आए थे आपके? डीपी खेतान के बदले आए थे आपके टीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, कौन आए थे? टीटी कृष्णामाचारी। और बीएल मित्तर के रिजिग्नेशन के बाद में कौन आए थे? एन माधव राव। तो टोटल मेंबर कितने हुए ड्राफ्टिंग कमेटी के? टोटल मेंबर हुए आपके 7। याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, और इसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है आपका द ड्राफ्टिंग कमेटी टुक लेस देन 6 मंथ टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट। कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी करने में ड्राफ्टिंग कमेटी को कितने दिन लगे? 141 दिन, 141 डेज। तब मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास ऑन नवंबर 26, 1949। 26 नवंबर 1949 को मसौदा समिति ने संविधान का मसौदा यानी प्रारूप तैयार कर दिया था और उसको पास कर लिया था। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या बोलता है? आउट ऑफ 299 मेंबर ऑफ असेंबली ओनली 284 एक्चुअली प्रेजेंट ऑन दैट डे एंड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तब कितने मेंबर थे? तब थे 389। अब होता क्या है, पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है, तो ऐसे में कुछ मुस्लिम सदस्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली छोड़कर पाकिस्तान चले जाते हैं, क्योंकि वो उनको वहां का संविधान बनाना था। तो ऐसे में मेंबर कितने बचते हैं? मेंबर बचते हैं आपके 299। अब मेंबर अगर 299 बचते हैं, तो जिस दिन 26 नवंबर 1949 को जब हम संविधान को अपनाते हैं, तो अपनाते वक्त हम उस समय संविधान के ऊपर कितने लोगों ने अपने हस्ताक्षर यानी साइन किए थे? तो साइन किए थे 284 ने। कितनों ने साइन किए थे? 284 ने। और इस 284 में वुमेन कितनी थी? कमेंट बॉक्स में बताएं आप मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइए 284 के अंदर वुमेन मेंबर कितनी थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे या सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया था। याद रखना, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। नेक्स्ट है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 कंटेन अ प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। यानी संविधान को हम लोगों ने कब अपनाया? तो संविधान को अपनाया हमने 26 नवंबर 1949। और एग्जाम में कई बार आता है संविधान के अंदर प्रीएम्बल की बात होती है कि संविधान के अंदर जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में अपनाने की डेट कौन सी लिखी हुई है? 26 नवंबर 1949 लिखी हुई है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण संविधान के अधिनियमित होने के बाद प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया। नेक्स्ट एग्जाम में कई बार आता है कि संविधान को पहले अपनाया गया या प्रस्तावना को?
पहले संविधान को अपनाया गया, उसके बाद प्रस्तावना को अपनाया गया। याद रखिएगा, दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। प्रस्तावना पहले नहीं अपनाई गई, प्रस्तावना बाद में, पहले संविधान अपनाया गया। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारत के संविधान का जनक, ठीक है, भारत का संविधान का जनक यानी फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? एग्जाम में आ जाए आपके सामने तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। और इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा क्या क्या बोला जाता है? ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, ठीक है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और मॉडर्न मनु। ये कुछ अलग अलग नामों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि हमारे 1949 में ही रिलीज कर दिए गए थे। पूरा संविधान हमने कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। पर 26 जनवरी 1950 से पहले हमने कुछ भाग, कुछ आर्टिकल ऑलरेडी पहले से ही जारी कर दिए थे। कौन कौन से थे वो? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 379, 380, 88, 391, 392। ये वो आर्टिकल थे जो कि 26 नवंबर 1949 को ही जारी कर दिए गए थे। बाकी का बचा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को जारी कर दिया गया, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 ये डेट ना आपके प्रियम्बल में नहीं लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? 26 नवंबर 1949। तो अपनाने की डेट अलग है, लागू करने की डेट ये है 26 जनवरी 1950।